नमस्ते। जन नायक राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। जन नायक राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबू जगलाल चौधरी अमर रहे अमर रहे। 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 अब मैं संविधान योद्धा, न्याय योद्धा जन नायक राहुल गांधी जी से अनुरोध करूंगा कि पुष्पांजलि बाबू जगलाल चौधरी बिहार के गांधी जी को। मोमेंटो थोड़ा जल्दी से। साथियों, मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में माननीय प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी और हमारे बिहार के प्रभारी मदन मोहन झा जी और भाई विनोद चौधरी जी को बैठने की जगह दें प्लीज। विनोद चौधरी जी, मैं चाहूंगा कि विनोद चौधरी जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं वो जन नायक राहुल गांधी जी को मोमेंटो देंगे। बाबू जगलाल चौधरी जी की उनकी स्मृति में। अब मैं चाहूंगा कि स्वागत करने के लिए मंजीत भाई जो है वो प्रतिमा देंगे। वेद प्रकाश जी, अजय प्रकाश सरोज जी बारी बारी से आएंगे। राकेश चौधरी जी, वंदना चौधरी जी, पूर्णिमा चौधरी जी, रानी चौधरी जी, अजीत भारती जी, उत्तम चौधरी जी और मधवाला जी, किरण चौधरी और वेद प्रकाश तंवर जी जन नायक राहुल गांधी जी को पुष्प। अब नहीं आएंगे, अब नहीं आ पाएगा। पहले से बोलता तो नहीं कर। स्वागत में इनका नाम है आने नहीं दे। विनोद चौधरी जी आप मंच पर बैठे, जन नायक राहुल जी के बगल में बैठ जाएं। अब नहीं आ पाएगा, अब नहीं हो पाएगा यार। आप सभी से अनुरोध है कि आज हम लोग एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, बिहार के गांधी बाबू जगलाल चौधरी जी, तो ऐसे कार्यक्रम में, आजादी के परवाने के कार्यक्रम में हम सब लोग विमर्श के लिए आए हैं। मैं सीधे आमंत्रित करता हूं भाई विनोद चौधरी जी को कि आज के इस कार्यक्रम के वे संयोजक हैं। मैं चाहूंगा कि आज जन नायक राहुल गांधी जी हम सबके बीच में हैं और हम सबको एक ऊर्जा देने वाले, जहां पर करोड़ों लोगों की उम्मीद और इस देश को बचाने और लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आज हम सब लोग जो है योद्धा बनकर के यहां पर आए हैं। तो मैं भाई विनोद चौधरी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। उसके पहले मैं चाहूंगा डॉक्टर हमारे बीच में अनिल जयहिंद सर हैं, मैं चाहूंगा कि आएं और इस कार्यक्रम को संबोधित करें। डॉक्टर अनिल जयहिंद सर। हमारे देश के करोड़ों वंचितों, शोषितों के दिलों की धड़कन
और उनकी संवैधानिक लड़ाई को लड़ने वाले हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी मंच पे इस समिति के समान सम्मानित सदस्य और मेरे सामने बिहार के कोने कोने से आए साथियों, मैं इस चीज को जानता हूं कि आप सब लोग न्याय योद्धा राहुल गांधी जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। हमारे बाबू जगलाल चौधरी जी, उन्होंने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी और जिसको कहते हैं सर्वोच्च बलिदान दिया। अपनी डॉक्टरी की MBBS की पढ़ाई छोड़ करके जंगे आजादी में कूद गए। उनका सुपुत्र आजादी की लड़ाई को लड़ते हुए पुलिस की गोली से शहीद हो गया। ऐसे थे हमारे बाबू जगलाल चौधरी साहब। और एक बात हम सब जानते हैं कि बाबू जगलाल चौधरी साहब किसी एक समाज की लड़ाई नहीं लड़े, वो पूरे भारतवर्ष के तमाम धर्म को मानने वाले तमाम जातियों के लोगों की आजादी की लड़ाई लड़े। लेकिन उनका एक सपना था। वो क्यों लड़ रहे थे, क्यों उन्होंने इतनी ज्यादा कुर्बानी की? उनका एक सपना था कि भारत जब आजाद हो तो ऐसा सुंदर देश बने जिसमें हर भारतवासी खुशहाल हो, सबको सम्मान से जीने का मौका मिले, किसी को भी जन्म और जाति के हिसाब से ऊंचा या नीचा नहीं देखा जाए, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। इसलिए जब देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विचार किया कि ऐसा समाज बनाना है तो संविधान बनाना होगा, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को वो संविधान बनाने का जिम्मा सौंपा। लेकिन वो ताकतें जो मनुवादी ताकतें हैं, जो जन्म के आधार पे ऊंचा और नीचा करती इंसान को बनाती हैं, जो एक बड़े 90% लोगों को शोषित और वंचित रखना चाहते हैं, उन लोगों ने उस संविधान को कभी नहीं माना। और 30 नवंबर को RSS के जो अखबार निकलता है ऑर्गेनाइजर, उसमें उन्होंने लिख दिया कि जो भारत का संविधान है ये मनुस्मृति के हिसाब से नहीं है। और आज भी वो ताकतें, आपको मालूम है कि इस संविधान को बदलने की कोशिश कर रही हैं। कभी 400 सीटें इस बात के लिए मांगती हैं। लेकिन इस संविधान से इस हॉल में बैठे हुए जो मेरे दलित भाई हैं, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, पसमानदा हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि क्या ये बाबा साहब के संविधान से हमें तरक्की करने का अवसर मिला या नहीं मिला? अगर आप मानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से हम आगे बढ़े, हमारी पीढ़ियों ने तरक्की की है, तो हाथ उठा करके मेरी बात का समर्थन करें। बाबा साहब के भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से हम लोगों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने बहुत तरक्की की, लेकिन उसको हटा देना चाहते हैं। और एक शख्स उस संविधान के रक्षा के लिए खड़ा है और उस शख्स का नाम है न्याय योद्धा राहुल गांधी। और आपने देखा कि इनके ऊपर जो तमाम मुकदमे लगाए जाते हैं, ईडी के, CID के, इनकम टैक्स के, इनकी संसद सदस्यता छीन ली जाती है, इनको घर से बेघर करने की कोशिश की जाती है, तो वो सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं एक ही बात कहूंगा कि हम सबको राहुल जी के पीछे खड़े होकर के इस संविधान की रक्षा करनी है। जय हिंद। साथियों, जननायक राहुल गांधी जी हम लोग के बीच में हैं। मैं फिर चाहता हूं आप लोग नारा लगाएं, उठो बना लो रास्ते संविधान के वास्ते। संविधान चूंकि खतरे में है और जननायक राहुल गांधी जी करोड़ों लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सबको न्याय दिलाने के लिए, इसलिए आज जरूरत है कि हम कार्यक्रम के संयोजक बने। हमको आगे बढ़ना होगा और इस लड़ाई को, क्योंकि राहुल गांधी के साथ आपको चलना होगा
और आपको कोई बुलाता है नहीं बुलाता है, लेकिन जननायक राहुल गांधी जी ने आपके लिए खिड़की भी खोली है, आपके लिए दरवाजे भी खोले हैं, आपके लिए रोशनदान भी खोला है। इसलिए मैं देश के सारे लोगों से कहता हूं, वंचित समाज के लोगों, शोषित और वंचित लोगों, अगर आपके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है तो आज आजादी खतरे में है। और इसीलिए जगलाल चौधरी जाति के लिए नहीं लड़े थे, इस देश के लिए लड़े थे। 1937 से पहले 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जिस तरह से उनके लड़के इंद्रपाल चौधरी को गोली मार दी गई थी, वो आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए थे। और जगलाल चौधरी रोए नहीं थे, जेल से पैरोल पर आए और अपने बेटे की लाश देकर कहा कि मैं धन्य हो गया कि मेरा बेटा आज भारत माता के लिए शहीद हो गया। ऐसे जगलाल चौधरी को आज उनकी जयंती मनाने के लिए और आजादी के परवाने के लिए जननायक राहुल गांधी जी वंचित और शोषित समाज के बीच में आए हैं। इसलिए मैं विनोद चौधरी जी से आमंत्रित करूंगा, जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, कि वो आए और इस आजादी के परवाने के इस कार्यक्रम को संबोधित करें। भाई आदरणीय विनोद चौधरी जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं बाबू जगलाल चौधरी महान स्वतंत्रता सेनानी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आदरणीय राहुल जी जो हमारे चीफ गेस्ट हैं और बाबू जगलाल चौधरी के जितने भी अनुयायी सुदूर गांव से देहात से आए हुए हैं, उनको अपना आशीर्वचनों से सबको संबोधित करेंगे। तो राहुल जी आए हुए हैं, मंच पर बैठे हमारे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद जी, कांग्रेस के प्रभारी श्री मोहन प्रकाश जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बिहार के प्रभारी सुशील पाजी जी, और भी तमाम मंच पर बैठे हुए आदरणीय आईपीएस रिटायर्ड डीजीपी बिहार आरसी कैथल जी, और भी दूर दूर से आए हुए भाइयों बहनों साथियों, मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं। आदरणीय राहुल जी, हमें यह कहने से प्रसन्नता हो रही है कि आज देश के आम लोग, खासकर गरीब, वंचित, दलित, युवा, किसान, कामगार, उद्यमी आपकी आशा भरो नजरों से देख रही है। आप देश के कई हिस्से में लगातार यात्रा कर रहे हैं। आपने देश के लोगों को, जरूरतों को, उनकी भावनाओं को, उनकी समस्याओं को और उनकी आशाओं को करीब से देख रहे हैं। उन्होंने महसूस किया है, आपकी दृष्टि समस्या के निदान की ओर है। देश में आप पर, आपकी सक्रियता और आपकी निष्ठा पर भरोसा है। अभी संसद बजट, राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण के संवाद के विश्वास आपके प्रति मजबूत हुआ है। आप अपनी विरासत के अनुसार कदम उठा रहे हैं। राहुल जी, नेता के पास एक चुनाव जीतने का दृष्टि होता है। राजनेता अगली पीढ़ी की भलाई करने के बारे में सोचता है। 2009 लोक समाज परिणाम आने पर 2 अवसरों पर आपकी सस्ता सीट पर आसान होता है, लेकिन आपने पद प्रतिष्ठा रुचि नहीं दिखाई। उस समय देश के जनमानस को आपका मूल्यांकन किया, विश्वास के प्रतीक रूप में आप स्थापित हुए। राहुल जी, हम लोग जिस समाज से आते हैं उस समाज अंतिम कतार में माना जाता है। आज़ादी के बाद बहुत कुछ बदला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान दिया जिससे हमारे बराबरी का अधिकार मिला, सरकारी सेवा में जाने, पढ़ने और आगे बढ़ने का अधिकार मिला। और कुछ लोग बाबा साहब के उसी संविधान को नकार रहे हैं, जो सुविधा के लिए नया संविधान बनाना चाहते हैं, जिसे देश की बड़ी आबादी वर्गीकरण कर्म से नहीं होता है, बराबरी का सिद्धांत से नहीं होगा, बल्कि जन्म के आधार होगा। यही जन्म का आधार जो बहुत पहले लागू था। हम लोग को विश्वास है कि आप दिशा में चल रहे हैं। आपको जनमानस जितना व्यापक समर्थन मिल रहा है, बाबा साहब के सम्मान को बदलने वालों की मंशा कभी पूरा नहीं होगी। राहुल जी, इस समारोह में आपको सुनने आए हैं। हम मंच पर अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं और वंचित की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय बाबा,
जय संविधान। साथियों, बाबू जगलाल चौधरी जी के इस कार्यक्रम में जननायक राहुल गांधी जी बैठे हैं, क्योंकि अब इस देश में अन्याय के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो जननायक राहुल गांधी जी। इसलिए क्योंकि आज भी उसी तरह हजारों साल की तरह उन पर जुल्म जाती हो रही है। और बिहार की धरती पर मुझे जब यहां भेजा गया तो यहां पर हजारों लोगों ने, जो वंचित समाज के लोगों से मिलने के बाद मालूम हुआ कि यह सरकार ऐसी है जो आज अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन को रोकने के लिए साजिश करती है, उनके पदों को फ्रीज कर देती है। दूसरे के समाज को तो प्रमोशन दिया जा रहा है, लेकिन जो वंचित समाज के लोग हैं कानून के अड़चनों में लग करके इस देश में कभी जाति के नाम पर, अगर कोई किसी जाति में जन्म लिया है ये उसके बस में नहीं है, लेकिन जाति के नाम पर अगर उसका उत्पीड़न होगा, जाति के नाम पर उस पर अन्याय होगा, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस देश के हर जाति धर्म के लोगों ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। इस देश के हर जाति धर्म के लोगों ने संविधान बनाया और आज हर जाति धर्म के लोग जननायक राहुल गांधी के साथ चल पड़े हैं। तो आइए आजादी के परवाने सब मिल करके हम आमंत्रित करते हैं जननायक राहुल गांधी जी को। उससे पहले मैं 1 मिनट के लिए जननायक राहुल गांधी जी हम सबको संबोधित करेंगे। जननायक राहुल गांधी जी। मोहन प्रकाश जी, अखिलेश सिंह जी, मदन मोहन झा जी, विनोद चौधरी जी, सुशील कुमार पासी जी, डॉक्टर अनिल जैहिंद जी, सुजीत चौधरी जी, नीतू सिंह निषाद जी, गोरेलाल यादव जी, स्टेज पे बाकी वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। आज हम जगत चौधरी जी की याद करते हैं। लड़ाई हिंदुस्तान में विचारधारा की है। एक तरफ आरएसएस, बीजेपी और दूसरी तरफ अंबेडकर जी, जगत चौधरी जी, महात्मा गांधी, जगलाल चौधरी जी, जगलाल चौधरी जी। तो यह विचारधारा की लड़ाई चल रही है। कुछ दिन पहले मैंने अपने भाषण में कहा कि हम अंबेडकर जी की बात करते हैं, जगलाल चौधरी जी की बात करते हैं, मगर जो ये बोलते थे, जो ये करते थे, इनके जो आइडियाज थे वो कहां से आए थे? वो जो आपके दिल में जो दर्द था, दलितों के दिल में जो दर्द था, भैया भैया थोड़ा इस साइड हो जाइए। जो दलितों के दिल में जो दर्द था, जो दुख था, जो उनके साथ हजारों सालों के लिए किया जा रहा था, वो आवाज अंबेडकर जी और जगलाल चौधरी जी के मुंह से निकलती थी। मतलब जो आपके दिल में था, जो आपके समाज के दिल में था, वो
अंबेडकर जी और जगलाल चौधरी जी बोलते थे। आजादी मिली, बहुत कुछ हुआ, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान का जो पावर स्ट्रक्चर है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, चाहे वो शिक्षा का सिस्टम हो, स्वास्थ्य का सिस्टम हो, कॉर्पोरेट इंडिया हो, बिजनेस सिस्टम हो, जुडिशरी हो, इसमें आपकी भागीदारी कितनी है? लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि हां, दलितों को रिप्रेजेंटेशन मिला, और यह सही है, रिप्रेजेंटेशन मिला, मगर पार्टिसिपेशन के बिना, पावर स्ट्रक्चर में शामिल होने के बिना रिप्रेजेंटेशन का कोई मतलब ही नहीं। मैंने आपको यहां स्टेज में बैठा दिया, 5 लोगों को यहां स्टेज में बैठा दिया, और फिर निर्णय पीछे से लिए जा रहे हैं, तो आपको स्टेज पे बैठाने का कोई मतलब ही नहीं है। आजकल फैशन बन रहा है कि भैया देखो, एमएलए को हमने इतने टिकट दे दिए, इस जात को इतने दे दिए, उस जात को इतने दे दिए। मोदी जी बोलते हैं हां, मगर फिर आपने जो पहले एमएलए की पार होती थी वो आपने छीन लिया। लोकसभा में आपने एमपी बैठा रखे हैं, लोकसभा का एमपी एक निर्णय नहीं ले सकता, मंत्री आपने बना दिए, मगर ओएसडी आरएसएस का बैठेगा। तो कंट्रोल का सवाल है, पार्टिसिपेशन का सवाल है, भागीदारी का सवाल है। रिप्रेजेंटेशन की जगह है, मगर मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि मैंने कहा कि ये हमारे मीडिया के मित्र हैं, उदाहरण देता हूं, मैंने कहा ये मीडिया के मित्र हैं, इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको हर स्टेट की सरकार एडवर्टाइजमेंट का पैसा देता है। हर स्टेट की सरकार, देश की सरकार इनको एडवर्टाइजमेंट देती है। आपने देखा होगा, देखा आपने सरकारी इश्तिहार देखे ना, तो सीधा इनकी फंडिंग हो रही है, सरकार इनकी फंडिंग कर रही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं मीडिया वाली, इनके मालिकों की आप लिस्ट निकालिए, मुझे दलित दिखा दीजिए उनमें, आपको एक दलित नहीं मिलेगा। ठीक है, शायद आप लोग कहेंगे हमें मीडिया की कंपनी कंट्रोल नहीं करनी। फिर मैं अगला सवाल पूछता हूं, ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकाल दीजिए, बड़े बड़े एंकर्स की लिस्ट निकाल दीजिए, बड़े बड़े एडिटर्स की लिस्ट निकाल दीजिए, मुझे दलित नाम दिखा दो उसमें। नैरेटिव ये बना रहे, 15% आपकी आबादी है, 16% आबादी है आपकी, मीडिया में मैंने आपके मुद्दे कभी देखे ही नहीं है। मैं हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा हूं, दलितों के बारे में हिस्ट्री की किताब में मैंने 2-3 लाइन पढ़ी थी
क्या आपकी हिस्ट्री नहीं है क्या? 2 लाइन हिस्ट्री की किताब में 2 लाइन थी, दलित और अनटचेबिलिटी। 2 लाइन से आपका दर्द मिट जाएगा क्या? मैं आपको एक कहानी बताता हूं, बहुत सुंदर कहानी बताता हूं आपको, आप हैरान हो जाओगे। आजकल स्टूडेंट्स जाते हैं, अमेरिका जाते हैं ना, पढ़ने जाते हैं। अमेरिका के बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। तो अमेरिका में एक कॉलेज का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, एसएटी एग्जामिनेशन। नाम सुना आपने? सुना है? एसएटी एग्जाम है, वो अमेरिका का यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस का एग्जाम होता है। जब वो पहले एग्जाम बनाया गया और स्टूडेंट्स ने लिया, तो जो गोरे स्टूडेंट्स थे उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, और जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार था। मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, इसको अच्छी तरह सुनिए। तो जब नया एग्जाम आया, गोरों को फर्स्ट डिवीजन, सारे के सारे बेस्ट परफॉर्मर्स गोरे, और जो काली चमड़ी वाले थे, अफ्रीकन अमेरिकन थे, उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार, वो फेल हो रहे हैं। पहले गोरों ने कहा कि गोरे लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज्यादा होशियार हैं, और ये जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं ये कम होशियार हैं, ये मैथमेटिक्स नहीं समझ सकते क्योंकि इतने होशियार नहीं है। फिर एक प्रोफेसर ने चालाकी कर दी, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। वही एसएटी का एग्जाम, उसके जो सवाल थे उसने अफ्रीकन अमेरिकन प्रोफेसर से बनवा दिए। मतलब एग्जाम के जो सवाल थे, जो एग्जाम का डिजाइन था, उसने गोरों से नहीं करवाया, उसने अफ्रीकन अमेरिकन से करवा दिया। और फिर उसने वही एग्जाम गोरों को और अफ्रीकन अमेरिकन को दे दिया। आपको मालूम है नतीजा क्या था? सारे के सारे गोरे फेल हो गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम शिक्षा के सिस्टम की बात कर रहे हैं, उस शिक्षा के सिस्टम में आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है, आपका कोई इतिहास नहीं है। क्या दलित प्रोफेसर्स एग्जाम लिख रहे हैं हिंदुस्तान में? बोल रहा हूं बॉस, इसलिए आया हूं, बोलने ही आया हूं मैं। तो आपकी ना मीडिया में भागीदारी, कॉर्पोरेट इंडिया की बात करता हूं, 16 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 25 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया, उनकी लिस्ट निकालिए। 25 लोग हैं, अदानी, अंबानी, ये लोग। जीएसटी का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आपका पैसा है, दलितों का पैसा है, पिछड़ों का है, आदिवासियों का है। मगर अगर आप लिस्ट निकालेंगे, उसमें एक दलित नाम नहीं है, एक पिछड़ा नाम नहीं है, एक आदिवासी नाम नहीं है। कॉर्पोरेट इंडिया की लिस्ट निकालिए, 200 सबसे बड़ी कंपनियां, उनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, मुझे दिखा दो, दलित नाम दिखा दो उस लिस्ट में, आपको एक नहीं मिलेगा। कॉर्पोरेट इंडिया की सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें एक दलित, एक पिछड़े का नाम दिखा दो, एक आदिवासी का नाम दिखा दो, नहीं मिलेगा।
आप जीएसटी देते हो, ये आप जो शर्ट पहने हैं, जितनी जीएसटी आपने इस शर्ट के लिए दी है, अगर अदानी इसी शर्ट को खरीदता उतनी ही जीएसटी वो देता। गलतफहमी में मत रहिए, अरबपति जीएसटी नहीं देते हैं, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के गरीब लोग जीएसटी देते हैं। आप पैसा देते हो, आपके जेब से जाता है, सीधा उनके जेब में जाता है। 200 बड़ी, सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों में एक ओबीसी नहीं है, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है। तो हो क्या रहा है? पूरा का पूरा पैसा आपके जेब से ट्रांसफर हो रहा है, दलितों के जेब से, आदिवासियों के, और आप सबसे गरीब हो। दलित, आदिवासी, पिछड़ों के जेब से ट्रांसफर हो रहा है और इनके जेब में जा रहा है। 90 लोग हिंदुस्तान का बजट डिसाइड करते हैं, आईएएस अफसर हैं। भागीदारी की बात होती है, मोदी जी कहते हैं ओबीसी वर्ग की बात करते रहते हैं। बजट का हर पैसा, हर रुपया 90 लोग बांटते हैं। मैंने इनकी लिस्ट निकाली, नाम देखे, नाम पढ़े। 90 में से 3 दलित हैं। आपकी आबादी 15%, 16%, और 90 में से 3 अफसर आपके। और जो 3 अफसर हैं, ये अच्छी तरह सुनिए, जो 3 अफसर हैं उनको छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे रखे हैं। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है बजट में, तो दलित अफसर 1 रुपये का निर्णय लेते हैं। 100 रुपए का नोट निकालिए, अगर 100 रुपए हिंदुस्तान की सरकार बजट में बांटती है, दूसरे हाथ में 1 रुपए का सिक्का पकड़िए। 1 रुपए की भागीदारी है आपकी। मैं बता रहा हूं बदलाव कैसे होगा, इसलिए मैं यहां आया हूं। 50% आबादी पिछड़े वर्ग की है, 3 अफसर उनके, 3 आपके, 3 उनके। 100 रुपए में से 5 सिक्के उनको पकड़ा दो। 100 रुपए में से 1 रुपए का सिक्का आपको और 5 सिक्के उनको। और आदिवासियों की आबादी 9%, उनको 1 रुपया भी मत दो, उनको फेंक के ऐसे 10 पैसे दो। मतलब सब मिलाकर, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, सब मिलाकर हिंदुस्तान में आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे। अंबेडकर जी ने संविधान दिया, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपको बजट में 6.5 रुपए, 6 रुपए 10 पैसे की भागीदारी, वो भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि रिप्रेजेंटेशन की जगह है, मगर रिप्रेजेंटेशन जितना ही जरूरी, पार्टिसिपेशन और भागीदारी। अब सवाल उठाया किसी ने, कि आगे क्या करना है, रास्ता क्या है। मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले
सबसे पहले यह पता लगाना है कि सचमुच में किसकी कितनी आबादी है और किसको कितनी भागीदारी मिल रही है। और यह पता लगाने का एक ही तरीका है, उसका नाम है जाति जनगणना। और यह बिहार वाला जो जाति जनगणना है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जाति जनगणना देखना है तो तेलंगाना वाला देख लीजिए। तो जाति जनगणना क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। जाति जनगणना सिर्फ सर्वे नहीं है, पहला कदम है। जैसे चोट लगती है, मैडम आपको कभी चोट लगी है? हाथ टूटा है कभी आपका? आप अस्पताल गई थी, डॉक्टर ने पहले आपसे क्या कहा? एक्सरे कराना है। कहा नहीं कहा? किसी को चोट लगती है, डॉक्टर पहली चीज कहता है भाई देखो एक्सरे कराओ। तो पहला कदम एक्सरे का है। जाति जनगणना हमें यह बता देगा कि दलित कौन है, आदिवासी कौन है, पिछड़े वर्ग के लोग कौन है, माइनॉरिटी कौन है, जनरल कास्ट कौन है, गरीब जनरल कास्ट कौन है, यह सब पता लग जाएगा। उसके बाद हम दूसरा काम शुरू करेंगे। हम हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं की लिस्ट निकालेंगे, इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट निकालेंगे, चाहे वो जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब इंस्टीट्यूशन की लिस्ट निकालेंगे। उसमें पता लगाएंगे कि मीडिया में दलितों की असलियत में कितनी भागीदारी है, कॉर्पोरेट इंडिया में असलियत में दलितों की कितनी भागीदारी है, ब्यूरोक्रेसी में असलियत में कितनी भागीदारी। भाई और मैंने एक बात समझिए, सवाल धन का है, ठीक है? सवाल धन का है। आज क्या हो रहा है, सारा का सारा धन संस्थाओं में जा रहा है, कॉर्पोरेट इंडिया में जा रहा है, शिक्षा के सिस्टम में जा रहा है, स्वास्थ्य के सिस्टम में जा रहा है। पहले सरकारी अस्पताल होते थे, एक प्रकार से वो आपके अस्पताल थे, उसमें आपको मुफ्त में इलाज मिलता था। आज सारे के सारे अस्पताल प्राइवेट हैं। कोई बीमार होता है, दलित वर्ग का कोई बीमार होता है, तो लाखों रुपए आपके जेब से निकलते हैं। निकलते हैं नहीं निकलते हैं, है ना? कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? प्राइवेट अस्पताल। प्राइवेट अस्पताल किसके हैं? मोदी का नहीं है, दलितों का नहीं है, पिछड़ों का नहीं है, आदिवासियों का नहीं है, अंबानी अदानी का है, अरबपतियों का है। सारे के सारे जो प्राइवेट अस्पताल है उनके मालिकों की लिस्ट निकाल दो, मुझे दलित नाम दिखा दो एक। इनको सरकारी जमीन दी जाती है, इनको रोज सरकारी जमीन दी जाती है। आप इनको लाखों रुपए देते हो, मगर मालिकों में आपका एक नाम नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो जाति जनगणना से यह सारा का सारा साफ हो जाएगा। इसीलिए कल मैंने पार्लियामेंट में भाषण दिया, मैंने दो चीजें कही। एक, मैंने टेक्नोलॉजी की बात की, इलेक्ट्रिक मोटर की बात की, मोबिलिटी रेवोल्यूशन की बात की, और दूसरी मैंने पार्टिसिपेशन की बात की, भागीदारी की बात की, जाति जनगणना की बात की। उसके बाद प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, 1.5 घंटा का जवाब दिया। उस जवाब में आपने जाति जनगणना शब्द सुना?
क्योंकि नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस जाति जनगणना नहीं कराना चाहती, क्योंकि ये देश की सच्चाई आपको नहीं बताना चाहती। और मैंने निर्णय ले लिया है कि कुछ भी हो जाए, देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मैं उनकी सच्ची भागीदारी दिखाना चाहता हूं। और यहां मतलब बड़े बड़े ऊपर लिख देना चाहता हूं कि इस देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को कहीं भी भागीदारी नहीं मिल रही है। और जैसे ही आपको यह दिखेगा, जैसे ही आपको सचमुच में डेटा दिखेगा, फिर हिंदुस्तान की असलियत, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, हर एक दलित, हर एक पिछड़े वर्ग, हर एक आदिवासी सब समझ जाएंगे। और फिर एक नई तरीके की राजनीति, एक नया तरीके का विकास शुरू होगा। इसलिए मैं यहां आया। आप कह रहे थे, आपने मुझे बुलाया, आप कह रहे थे कि दिल्ली का चुनाव है। हां, दिल्ली का चुनाव है, उसकी जगह है, मगर यह भी फंक्शन बहुत जरूरी है। तो मैं वोट डालकर सीधा यहां आ गया। और मैं बिहार के दलितों को, पूरे देश के दलितों को कहना चाहता हूं, देखिए, ये जो संविधान है, ये हम सब कहते हैं और मानते हैं कि अंबेडकर जी की, गांधी जी की देन है। मगर इस संविधान के अंदर हजारों साल का आपका दर्द है। जो आपके साथ अपमान किया गया, जो आपको दबाया गया, जो आपको क्रश किया गया, वो सब इसके अंदर है। और यही आपको एक नया भविष्य दे सकता है, यही आपको बचा सकता है, और यही आपको देश में भागीदारी, सच्ची भागीदारी दे सकता है। इसीलिए बीजेपी और आरएसएस के लोग इसको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन तक यह संविधान है, उस दिन तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को नहीं दबाया जा सकता है। ये इसको सामने से नहीं मारते हैं। ये आप मत सोचिए कि इसको सामने से मारते हैं। सामने से, इसके सामने ये मत्था टेकते हैं। सामने मोदी जी यूं करेंगे और फिर अपना काम चालू कर देंगे। अंबेडकर जी के सामने आरएसएस के आजकल सब नेता हाथ जोड़ते हैं, मगर हाथ जोड़ते वक्त जिस चीज के लिए अंबेडकर जी लड़े, जिस चीज के लिए अंबेडकर जी ने अपनी जिंदगी दी, उसको रद्द करते हैं, उस पर आक्रमण करते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। दलितों की स्कॉलरशिप्स, बाबा साहब ने कहा था एजुकेट। आदिवासियों की, दलितों की स्कॉलरशिप्स को खत्म कर देते हैं, रोहित वेमुला को मार देते हैं, और फिर अंबेडकर जी के सामने जाके हाथ जोड़ते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये आपसे कहना चाहता था कि हम आपके साथ हैं, और मैं ऐसा दिन देखना चाहता हूं जब हिंदुस्तान की हर संस्था में, हर सिस्टम में, लीडरशिप लेवल पे, कोने में नहीं, पीछे नहीं, लीडरशिप लेवल पर दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग दिखें। मैं देखना चाहता हूं, मैं वो दिन देखना चाहता हूं
जब हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनीज का मालिक दलित, पिछड़े वर्ग से हो, आदिवासी वर्ग से हो, और मैं उसके लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहां आए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अब मैं चाहूंगा कि हमारी पूर्व विधायिका राष्ट्रीय सचिव पूनम पासवान जी आए हुए लोगों का आभार प्रकट करेंगी। पूर्व विधायिका पूनम पासवान जी, राष्ट्रीय सचिव। हमारे आज जगलाल चौधरी जी की आज़ादी के शुभ अवसर पर हमारे आए हुए हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी और हमारे बीच विनोद चौधरी जी और एआईसीसी के सेक्रेटरी हमारे पासी जी और हमारे विधानमंडल के नेता विनोद चौधरी जी और हमारे बीच हमारे प्रभारी मोहन प्रकाश जी और तमाम हमारे बैठे हुए यहाँ सभी आदरणीय जनतागण। बिहार में ही नहीं पूरे देश में दलितों को 15% आरक्षण मिला है, लेकिन सिर्फ नाम मात्र का आरक्षण है। बिहार में आज कर्मचारी से लेके कोर्टों में, उसके बाद शिक्षकों में सिर्फ मात्र दलितों को 2% भागीदारी मिली है। हमारी भागीदारी 13% आज बिहार में लुप्त है। मैं आपसे और हमारे जितने भी पासी समाज से, हमारे पिछड़े समाज, दलित समाज, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर आपको आरक्षण चाहिए तो एकजुट होनी पड़ेगी। तो हमें सभी दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के लोगों को अगर हम लोग एकजुट होके अगर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तभी हमारी भागीदारी सुनिश्चित होगी, नहीं तो हम लोग बढ़ते रहेंगे, हमारा अधिकार को छीना जाएगा। हमें अधिकार के नाम पे सिर्फ लड़ाने और धर्म की राजनीति जो आदरणीय मोदी जी करते हैं, इससे हम लोगों को बचने की जरूरत है। इसीलिए तमाम लोग आए हुए, मैं तमाम लोगों को अपनी इस आजादी के, हमारी आजादी में जगलाल चौधरी जी ने जो योगदान और जो भागीदारी दिए हैं, आप उनकी आजादी को जाया नहीं जाने दे। और ये शराबबंदी उनके अपने कार्यकाल में हुआ था। आज बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार जी जो ढिंढोरा पीटने का काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी ने पूर्व में ही करके बता दिया था कि शराबबंदी दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कितनी जरूरत है, नहीं तो घर उजड़ रहा था, महिलाएं प्रताड़ित हो रही थी। इसी के साथ मैं तमाम लोगों को, आए हुए को मैं बहुत बहुत, और मंचासीन को मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय जगलाल चौधरी जी, धन्यवाद।